October 1945, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप ऑन 24 October 1945। अब इसको समझने से पहले 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, इसका फाउंडेशन हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों हुई वो हम लोग को जानना पड़ेगा। जानती हो इसकी आवश्यकता क्यों हुई थी? आखिर ये 1945 में क्यों बना, कोई कारण पता होगा ना? सर विश्व युद्ध के लिए। विश्व युद्ध के लिए? कौन सा विश्व युद्ध? सर प्रथम विश्व युद्ध और सर सेकंड जी सर। विच वर्ल्ड वॉर? सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर चला हम लोग का 1939 से 1945 तक। 1940 से 45 तक 1945, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ईयर मैच हो गया, यहाँ पे 1945 है, यहाँ पे 1945। इसका मतलब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण जो हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, द्वितीय विश्व युद्ध। जी सर, ठीक ना। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा कुछ हुआ कि वर्ल्ड लीडर्स को एक जरूरत महसूस हुआ कि क्या होना चाहिए, विश्व स्तर पे है ना, ग्लोबल लेवल पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अस्तित्व में आया संयुक्त राष्ट्र संघ। 1939 से 1945 तक लगभग 6 इयर्स तक, कितने दिनों तक? 6 इयर्स तक एक बहुत ही भयावह युद्ध चला पूरे विश्व में, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी तक का सबसे भयावह युद्ध माना जाता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए। कितने की संख्या में? करोड़ों संख्या, हजारों और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या, ठीक है। पूरा विश्व दो भागों में बढ़ गया था। जितने भी सुप्रीम पावर्स थे उन्होंने क्या हुआ था, दो अपने गुट बांट लिए थे, और उन गुटों को फिर क्या हुआ, दूसरे छोटे छोटे राष्ट्रों ने भी जोड़ लिया। इससे क्या हुआ कि लगभग पूरा विश्व दो खेमे में बढ़ गया था, है ना। बात समझ में आ रहा है? जी सर। अब हम लोग देखेंगे खाता हटा किसी भी आंदोलन, बता दूंगा आफ्टर दिस लेक्चर, ओके। कोई भी आंदोलन या कोई भी युद्ध जो होता है उसके पीछे कारण होते हैं, ठीक है। क्या युद्ध, कोई भी युद्ध ऐसे ही होता है? नहीं सर, नहीं होता है। और वो कारण दो तरह के होते हैं। क्या होता है? एक होता है हिस्टोरिकल कॉज। क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉज। दूसरा क्या होता है? इमीडिएट कॉज। दूसरा क्या होता है? इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज को हिंदी में बोलेंगे तात्कालिक कारण, है ना। और दूसरा होता है हिस्टोरिकल कॉज, ऐतिहासिक कारण। मतलब जो हिस्टोरिकल कॉज है उसमें क्या होता है कि कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक मुद्दे होते हैं, है ना, जो बहुत लंबे समय से चला आता है, ठीक है। और तात्कालिक कारण क्या होता है? कोई एक ऐसा घटना जो क्या होता है, लोगों के सैकड़ों और हजारों साल की गुस्से को अचानक से क्या बोलते हैं, चिंगारी का काम करता है वो, और अचानक से आग लग जाता है और आंदोलन या युद्ध शुरू हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी हम लोग कर रहे हैं, विवेदों कर रहे हैं, तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संदर्भ में सिर्फ जानेंगे कि उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब हम देखें तात्कालिक कारण, तो वो क्या था? जर्मनीज अटैक ऑन पोलैंड, ठीक है। जर्मनीज अटैक्स ऑफ पोलैंड, अटैक ऑन पोलैंड, क्लियर। जर्मनी ने क्या किया था? पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। जो भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी संधि थे उन सभी को दरकिनार रखे, जो नाजी जर्मनी था वो क्या किया था? पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया था। जर्मनी में उस वक्त किसका कंट्रोल? हिटलर, एडोल्फ हिटलर, है ना। जी सर, एडोल्फ हिटलर। इसने क्या किया था? 1923 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, और उसके बाद से उसने जर्मनी के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा था। उसने अपना एक सेना बनाया था, अपनी एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था? नाजी पार्टी। क्या नाम था? नाजी पार्टी। ये जानते हो? नाजी पार्टी क्या बनाया था? नाजी पार्टी। उसका चिन्ह क्या था? स्वास्तिक का चिन्ह। कौन सा चिन्ह? ये स्वास्तिक का चिन्ह था, जिसको हम लोग हिंदू संस्कृति में स्वास्तिक बोलते हैं। लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता चिन्ह हिटलर भी यूज किया करता था, ठीक है। हिटलर की कहानी तुम लोगों को पता होगा। हिटलर एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था,
एक तानाशाह था और बहुत ही क्रूर व्यक्ति था जो लाखों की संख्या में किनको मार दिया था, यहूदियों को मारा, है ना। तो वही नाजी जर्मनी हिटलर के कंट्रोल में क्या करता है, वो पोलैंड के ऊपर हमला कर देता है। अब जर्मनी जब पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया है ना, तो पोलैंड को सपोर्ट करने के लिए कौन आ जाता है? फ्रांस आ जाता है। फ्रांस फ्रांस पोलैंड के सपोर्ट में आ जाता है। तो देखो कोई भी युद्ध बड़ा ऐसे ही होता है कि जब दो लोग अगर युद्ध कर रहे होते हैं ना, तो उन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए कितना देर लड़ेगा, थक जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन युद्ध बड़ा कब हो जाता है? जब बहुत सारे देश में कुछ लोग और जुड़ते चले जाते हैं, है ना। तो जैसे ही जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण किया, पोलैंड के सपोर्ट में फ्रांस है, फिर जर्मनी के फेवर में कोई आ जाएगा, फिर इसके फेवर में कोई आ जाएगा, ऐसे करते 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 ये युद्ध दूसरा क्या हो गया, विश्व युद्ध का रूप ले लिया। और धीरे धीरे फिर क्या हो गया, बढ़ते गया युद्ध। दो टीम तैयार हो गया, दो टीम बन गया। एक को बोलते हैं एलाइड पावर्स, दोनों को हम ज्यादा नहीं आते हो, ठीक है। एक को बोलते हैं एलाइड पावर्स और दूसरे को बोलते हैं एक्सिस पावर्स, ठीक है। एलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स। हिंदी में एलाइड पावर्स को बोलेंगे मित्र राष्ट्र, एलाइड को बोलेंगे मित्र राष्ट्र, ठीक है। और एक्सिस पावर को बोलेंगे विरोधी राष्ट्र या ये दो टीम बन गया, एलाइड पावर्स का और एक्सिस पावर्स का, ठीक है। अब जब टीम बन गया है तो प्लेयर्स भी रहेंगे। इसमें जो मेजर प्लेयर्स थे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। दूसरा कौन था? यूनाइटेड किंगडम, आज का इंग्लैंड। जी सर। तीसरा था फ्रांस, चाइना, रसिया, ठीक है। ये कुछ पावरफुल कंट्रीज थे जो मित्र राष्ट्र के फैमिली में थे। तो इधर भी वो लोग थे, इधर मेजर नाम किनका आ जाएगा? सबसे पहले जर्मनी का नाम लेते हैं हम लोग, इटली, जर्मनी, जापान, है ना, इटली, ऑस्ट्रिया, कोरिया, ऑस्ट्रिया, बहुत सारे देश थे, सबका नाम लिखना जरूरी नहीं है अभी, ठीक है। ये कुछ पावरफुल कंट्रीज थे, वर्ल्ड पावर्स थे जो दो भाग में बढ़ गए। अगर इधर सारे लोग कमजोर होते तो युद्ध तुरंत खत्म हो गया होता, है ना। लेकिन दोनों तरफ की क्या होता है, पावरफुल कंट्रीज थे, ठीक है। इसलिए युद्ध क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया, है ना, काफी दिनों तक चला। कितने दिनों तक? 6 साल तक। क्लियर? तो सन 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1941 आते आते क्या हुआ, इसमें सारे बड़े राष्ट्र जुड़ गए। 1941 आते आते क्या हुआ, बड़े राष्ट्र थे, चाहे वो यूएसए था या इंग्लैंड था, इधर इटाली था, है ना, जापान था, सभी बड़े राष्ट्र दो समूह में बढ़ गए और युद्ध क्या हुआ और चरम पर पहुंचता गया। शुरुआत में क्या देखा जाता है कि शुरुआत में 1943 तक जो एलाइड पावर्स थे, जो मित्र राष्ट्र थे, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे पड़ गए थे, हार रहे थे वो, है ना। ताकत मिलाकर उसको जब अमेरिका ज्वाइन किया, जब अमेरिका वार को ज्वाइन किया तो मित्र राष्ट्र को क्या मिला, ताकत मिला। उसके बाद बहुत सारे जगहों पर क्या हुआ, जो एलाइड पावर्स, जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, इन लोगों का पराजय होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत भयानक, मतलब मानव इतिहास का सबसे बर्बादी वाला युद्ध खत्म होता है कैसे, जब 1943 में क्या होता है, अमेरिका जुड़ता है। अमेरिका क्या करता है, तो उसमें जुड़ता है। अमेरिका ड्रॉप एटम बॉम्ब ऑन जापान। अमेरिका क्या करता है, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर
बम बढ़ता है, एटम बम गिराता है। क्या करता है? एटम बम गिराता है। ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो दो एटम बम गिरा है उसमें से एक का नाम था क्या चीज? लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। ठीक ना? बॉम्ब को क्या किया था? नाम दिया गया था, है ना? जो हिरोशिमा पे गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय और जो नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ये लिटिल बॉय बोला गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। इसको बोला गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तत्कालिक प्रेसिडेंट। उस समय प्रेसिडेंट थे कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और फैट मैन किसके संदर्भ में बोला गया था? विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में कहा गया था। किसके संदर्भ में? विंस्टन चर्चिल। कौन थे विंस्टन चर्चिल? ब्रिटेन के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के ये थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी सर। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए के और विंस्टन चर्चिल क्या थे? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, तो इन्हीं के संदर्भ में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय बोला गया जो बम हिरोशिमा पे गिराया गया, और नागासाकी पे जो बम गिराया गया उसको फैट मैन बोला गया विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में। ठीक है, तो ये दो बम जब जापान में गिरता है तो जापान का बहुत भारी तबाही होता है ना? एटम बम क्या होता है? पूरे इंसानियत को खत्म करने वाला चीज होता है। इतना भयानक होता है कि लगभग 50-60 साल तक भी उसके उस क्षेत्र में कहीं पर भी अगर बच्चा जन्म लेता था ना तो अपाहिज पैदा होता था। ठीक है, उस समय एटम बम के क्या प्रभाव से जो लोग मर गए, 7 वो तो मर गए, जो जिंदा भी रह गए तो लोग बाद में तरफ के मरे। बहुत तरह का बीमारी हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, लोगों को टीबी हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि उसमें तो बहुत सारा जहरीला पदार्थ यूज होता है ना, इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ा। लेकिन इसके बाद क्या होता है? जापान सरेंडर होता है। जापान सरेंडर होता है, बोलते कि और बर्बादी नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जापान के सरेंडर होने के बाद क्या होता है? एक समझौता होता है और विश्व युद्ध को खत्म किया जाता है। और विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि अब फिर से कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पे, है ना, हमला ना बोल सके, उसके लिए क्या होना चाहिए? विश्व स्तर पे कोई एक संघ होना चाहिए, कोई एक संस्था, कोई एक एजेंसी होनी चाहिए। ठीक है जी सर। तब पहला स्टार्ट होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन का। ठीक है, इसमें कौन लोग हिस्सा लेते हैं? इसमें जो मित्र राष्ट्र के लोग थे जैसे कि अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, है ना, ये लोग ही पावरफुल लोग ही क्या करते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का निर्णय लेते हैं। और पहली बार 1 जून 1945 को इसका मीटिंग बैठता है। 1 जून 1945 को इसका मीटिंग बैठता है। कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 1 जून 1945 को इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस ये लोग बैठते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है? निर्णय पूरा नहीं हुआ होता है। बाद में कई बार मीटिंग बैठता है और फाइनली क्या होता है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होता है ना, उस समय कितने मेंबर होते हैं? 50 मेंबर्स को लेकर ये संस्था तैयार होता है। ठीक है, कितने मेंबर्स लेकर? 50 मेंबर्स। इसके बाद एक और कंट्री ऐड होता है, पोलैंड। कौन? पोलैंड। इस तरह से कुल मेंबर हो जाते हैं 51। आज लगभग 193 राष्ट्र यूनियन के मेंबर हैं। कितने? 193 है ना? और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक ना? वो सारे देश लगभग यूएनओ के क्या है? सदस्य हैं। बात समझ में आ रहा है? जी सर। सभी राष्ट्र क्या हैं? यूएनओ के सदस्य हैं। यूएनओ का निर्माण जो हुआ एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। क्या? कि जितने भी डेमोक्रेटिक, जितने भी फ्री स्टेट्स हैं, है ना, जितने भी आजाद देश हैं, स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनका क्या हो? कोई एक दूसरे के ऊपर अमानवीय तरीके से हमला ना करे, कोई किसी का सीमा अतिक्रमण ना करे, कोई किसी की जमीन को कब्जा ना करे।
जैसे कोई पूर्ति में यूनाइटेड नेशन बहुत दूर तक सफल भी हुआ है, और जब हम इसका क्रिटिसिज्म करते हैं तो बहुत सारी चीज़ हम लोग देखते हैं कि इसका फेलियर भी है ना, लेकिन वो एक दूसरा पार्ट है, हम देखेंगे कितना सक्सेसफुल रहा यूएनओ और कितना अनसक्सेसफुल हुआ। ठीक है, अब देखो यूनाइटेड नेशन के कुछ प्रमुख एजेंसीज हैं, ठीक ना, बहुत सारे उसके एजेंसीज हैं, उसके बहुत सारे अंग भी हैं जो अलग अलग क्या हो रहा है पूरे विश्व में शांति स्थापना के लिए, है ना, ह्यूमन राइट्स के को गारंटी करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है यूएनओ का वो होता है जनरल असेंबली। क्या होता है? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो क्या होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र का महासभा जनरल असेंबली। जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके जो चीफ ऑफिसर होते हैं उनको बोला जाता है जनरल सेक्रेटरी। क्या बोला जाता है? जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। अभी यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी कौन है? एनी आइडिया? अभी इनके जनरल सेक्रेटरी